ऑप्शंस को किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं शेप्स के साथ। आइए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि एक बनी हुई इमेज में किस तरह के बेसिक ऑप्शन रहते हैं उस शेप को चेंज करने के लिए। हमारे पास यहाँ एक रेक्टेंगुलर है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे मैंने पिक टूल से इसको सिलेक्ट किया है। यदि मैं पिक टूल के बजाय शेप टूल को भी सिलेक्ट कर लूँ तो ऑप्शन लगभग सेम रहते हैं ऊपर जो आपके पास टूल बार है उसमें। अगर मैं फिर से पिक टूल सेलेक्ट करता हूँ तो ऑप्शन में कोई खास बदलाव नहीं हो रहा। इसका कारण है क्योंकि हमारे पास ये शेप अभी तक बेसिक शेप है और हमने इसको कर्व नहीं किया है। कर्व करने से हमारे पास पूरा कंट्रोल रहता है एक शेप को किसी भी तरह से मॉडिफाई करने का। आइए सबसे पहले बिना कर्व किए बेसिक ऑप्शंस को देखते हैं किस प्रकार इमेज के साथ कार्य हम कर सकते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा यदि आप पिक टूल को सिलेक्ट करते हैं या आप शेप टूल के साथ कार्य करते हैं, दोनों में सेम तरह के ऑप्शन आपके पास यहाँ टूल बार में दिखाई देंगे। आइए अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से बेसिक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं एक शेप से रिलेटेड। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो आपके पास यहाँ पे XY लोकेशन दी गई है। आप X एक्सिस और Y एक्सिस को अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ मैं 2 की जगह 5 टाइप करके एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे X एक्सिस जो है वो चेंज हो गया है। मैं Ctrl Z कर देता हूँ। इसी तरह से Y एक्सिस को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप डिसाइड कर सकते हैं बेसिक शेप की यहाँ से। उसके पश्चात आप ऑब्जेक्ट का साइज़ डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से हाइट और विड्थ के रूप में। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज़ मैं यहाँ से विड्थ इसकी बढ़ा देता हूँ, 2 कर देता हूँ। फाइनली माउस क्लिक करता हूँ बाहर तो आप देखेंगे जो शेप है वो विड्थ में बड़ी हो गई है। मैं हाइट भी इसी तरह से चेंज कर सकता हूँ। अभी फिर से Ctrl Z। यहाँ परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं हाइट और विड्थ की, और यहाँ से आप लॉक रेशियो को डिफाइन कर सकते हैं। अर्थात यदि मैं इसे अनलॉक कर दूं तो आप हाइट और विड्थ को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। परंतु यदि मैं इसको लॉक रखता हूं तो दोनों में यदि आप ऊपर की तरफ कुछ चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रेशियो के अकॉर्डिंग नीचे भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ मैं 150 कर देता हूँ और बाहर एंटर कर देता हूँ तो आप देखेंगे दोनों में 150 हो गया है। परंतु अनलॉक स्टेटस में ऐसा नहीं होगा। अगर लॉक रेशियो अगर आपका डिसेबल है या ऑफ है और अब मैं यहाँ पे कुछ बदलाव करता हूँ तो उसका फ़र्क दूसरी वाली साइड नहीं पड़ता। तो मैं Ctrl Z कर देता हूँ और नॉर्मल फिर से इसे लॉक कर देता हूँ। आप एक शेप को रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ से। इसमें एंगल ऑफ रोटेशन आपको देना है। मैं यहाँ 30 डिग्री का एंगल दे देता हूँ और एंटर करता हूँ। आपकी जो शेप है वो रोटेट हो गई है 30 डिग्री के एंगल पे। इसके अलावा मैं यहाँ पे फिर से एंगल चेंज करके कुछ भी दे सकता हूँ। मैं 0 डिग्री कर देता हूँ ताकि वापस बेसिक एंगल पे आ जाऊँ। नेक्स्ट शेप मैंने थोड़ी सी डिफरेंट ली है ताकि अगले एग्जांपल्स को समझा जा सके। यहाँ मैंने इस शेप को सिलेक्ट कर लिया है और एक कलर दे दिया है। सिलेक्ट करके कलर देना बिल्कुल आसान है। आप शेप को सिलेक्ट करें और क्लिक कर दें। आप देखेंगे जो कलर पे आप क्लिक करेंगे वो कलर आपके पास यहाँ सिलेक्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास है वो इस तरफ दिया गया है, मिरर हॉरिजॉन्टली। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे जो इमेज है वो मूव कर जाएगी हॉरिजॉन्टली इस प्रकार से। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा एंगल भी दे देता हूँ ताकि अगली एग्जांपल भी समझा जा सके। कुछ इस तरह से देखिए आप। इसी तरह से यदि आप वर्टिकली मूव करना चाहते हैं या वर्टिकली फ्लिप करना चाहते हैं तो आप वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इस प्रकार आप इन मिरर ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। फिर से मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ और बेसिक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि रेक्टेंगल है मेरे पास। अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले राउंडेड रेक्टेंगल है राउंडेड कॉर्नर के साथ। इसके लिए मैं यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको राउंड करने की कोशिश करता हूँ और ये राउंडेड हो जाता है। ये हमने पिछले एग्जाम्पल में भी किया है। इसी के साथ यहाँ पे स्कैल्प्ड ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आप कॉर्नर्स को स्कैल्प कर सकते हैं कुछ इस तरह से, राउंडेड कुछ इस तरह से और स्कैल्प्ड कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे चैम्फर्ड है। चैम्फर्ड में आपके पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन अवेलेबल हो जाएगा जिसमें दोनों सिरों से आप सिलेक्शन के द्वारा चैम्फर को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आपके पास यहाँ अलग से ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप कॉर्नर का रेडियस डिसाइड कर सकते हैं यदि आपके पास चैम्फर्ड ऑप्शन सिलेक्टेड है। इस तरह से यदि आपके पास स्कैलप्ड ऑप्शन सिलेक्टेड है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, और यदि राउंडेड कॉर्नर है तो उसका सिलेक्शन। मैं यहाँ से चैम्फर्ड कर देता हूँ। तो चैम्फर्ड करने के लिए आप यहाँ से देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। आप बढ़ा सकते हैं अपने चैम्फर्ड को या कम कर सकते हैं। यहाँ बीच में कॉर्नर्स को टुगेदर करने के लिए लॉक किया गया है सभी तरफ से। अगर मैं अनलॉक कर देता हूँ तो अकेली साइड पे अलग अलग तरह का चैम्फर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ जैसे अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है। देखिए आप नीचे की तरफ इमेज जो है वो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ अलग अलग चैम्फर प्रोवाइड करके अलग अलग सिरे पे। तो इस प्रकार से आप इसको प्रयोग भी कर सकते हैं। दोबारा चाहें तो लॉक कर सकते हैं ताकि एक ही रेशो में सभी तरफ से प्रभाव पड़े। रेलेटिव कॉर्नर स्केलिंग अगर आप ऑन रखते हैं तो आपके पास सभी तरफ से एक ही साइज़ में एक ही स्केल में कॉर्नर्स को डिसाइड किया जाता है। फाइनली यहाँ पे आपके पास आउटलाइन विड्थ है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ आउटलाइन विड्थ को बढ़ा सकता हूँ। मैं पहले इसे फाइनली पिक टूल से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको बढ़ा देता हूँ। तो आप देखेंगे जो विड्थ है लाइन का, बॉर्डर का, वो बढ़ रहा है। मैं अभी 2 के साथ यहाँ पे प्रयोग करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार ये काफ़ी सारे ऑप्शन जुड़े हुए हैं बेसिक शेप के साथ जो हमने देखे हैं इस सेशन में। अगले सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार शेप टूल के साथ एक बेसिक शेप को मॉडिफाई किया जा सकता है, और हम ये भी देखेंगे कि कर्व के साथ क्या फ़र्क पड़ता है, किस प्रकार कर्व करके हम आसानी से अपनी बेसिक शेप्स को डिसाइड या डिफ़ाइन कर सकते हैं।